नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। आज से लॉकडाउन में कुछ छूट देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को फसल काटने और बुआई करने की, मनरेगा के तहत काम कराने की, ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहाँ जहाँ गांव के इलाकों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ पर, इस जैसी कई छूट दी गई हैं जो आज से लागू हो गई। लेकिन अलग अलग राज्यों ने इस पर क्या फैसला किया? महाराष्ट्र में कुछ जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन राज्यों के बॉर्डर सील ही रहेंगे। गुजरात में 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोबारा काम करना शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन में लॉकडाउन लागू रहेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट पर फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हालात को देखते हुए लेंगे। दिल्ली में अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कर्नाटक में कुछ इलाकों में 22 अप्रैल से छूट दी जा रही सकती है। तेलंगाना में भी 7 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। केरल का जिक्र हम बाद में आराम से करेंगे, क्योंकि केरल का केस ज़रा कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। वहाँ पर जो कोरोना वायरस का जो कर्व है वो ना सिर्फ फ्लैटन हुआ है बल्कि नीचे जा रहा है, यानी वहाँ पर कोरोना पर फतेह पाई जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया क्या है इस फतेह की तरफ, इस पर हम बाद में आएंगे। मेरे साथ हैं संजय कपूर, आप एडिटर इन चीफ है हार्ड न्यूज़ के। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में जो छूट केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है उन्हें लागू करना आसान होगा अलग अलग राज्यों के लिए, क्योंकि हर कोई राज्य अपने किस्म से इस जंग को लड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी पेचीदा जो मामला वो ये है कि जो केंद्र की सरकार है वो कई सारे इलाकों में जो नज़रिया है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे वो इत्तेफाक नहीं कर रही है। तो अगर आपने जैसे कि पूरा आपने जो पूरा जो स्कोप है बताया कि कौन से सूबे ने कब खुलने की बात करी है, कौन है ना ढाबे खोलेगा, कौन नहीं खोलेगा। पंजाब ने तो मना कर दिया कि वो ढाबे नहीं खोलेंगे, वो उतनी सख्ती बरकरार रखेंगे। सबका अपना अपना परसेप्शन होगा कि यहाँ पर है ना बिजनेस खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, लोगों को कितनी आज़ादी देनी चाहिए। तो जब है ना सामने मतभेद दिखाई पड़े और उसके बाद है ना अगर जो सूबे हैं वो केंद्र की बात से इत्तेफाक ना करें, जो कि दिखाई पड़ रहा है कलकत्ता में जिस तरीके से हो रहा है, या केरल के साथ है ना ऐसा लग रहा है कि कुछ है ना एक ही पन्ने पे नहीं, से कहते हैं ना दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। अगर इस तरीके से देखा जाए तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी सर्विसेज चालू होंगी, कौन सी नहीं होंगी। अगर आप देखें कल तक ये था कि ई कॉमर्स है ना नॉन एसेंशियल आइटम्स में भी चालू हो जाएगा। पता नहीं क्या कारण हुआ, क्या इनपुट आया, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पे रोज के हिसाब से कोई, जैसे डिमोनेटाइजेशन के अंदर होता था कि आप आज 500 रुपया निकाल सकते हैं, कि आप 2000 रुपये निकाल सकते हैं, कुछ हद तक वही मानसिकता और वही सोच है। एक है ना एक खुल के एक सोची समझी रणनीति के तहत काम नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी नी जर्क थिंग दैट्स हैपनिंग। जी संजय, एक पुरानी कहावत भी है हमारे यहाँ की, अदरक हर मर्ज का इलाज नहीं हो सकती। कि आपने 4 घंटे के नोटिस पे हथौड़ा मारकर लॉकडाउन लागू कर दिया, और एक किस्म का लॉकडाउन सब राज्यों में, पूरे भारत में, जबकि ये फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं वो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं जो लड़ रही हैं। हर राज्य सरकार की स्थिति अलग अलग है। मध्य प्रदेश की हालत केरल से अलग है, केरल की हालत मैं कहूँगा गुजरात से अलग है, गुजरात की राजस्थान से अलग है, राजस्थान की पंजाब से अलग है, पंजाब की यूपी से अलग है। तो जो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से लड़ रही हैं उन पर एक रूपता थोपना, ये कितना सियानापन है, इस पर भी बात होगी। अब हम आते हैं केरल पर, जिसका जिक्र संजय भी कर रहे थे, मैंने भी किया। केरल सरकार ने राज्य के 7 जिलों में रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दी थी। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर नहीं, नाई की दुकानें, किताबों की दुकानें और कम दूरी की बसों को चलाने की इजाज़त भी दी। केरल ने गाड़ियों को भी चलाने की इजाज़त दी, लेकिन उन्हें ऑड इवन का जो नियम होता है, जैसे दिल्ली में हुआ, एक दिन छोड़ के एक दिन, उसका पालन करना होगा। केरल सरकार की तरफ से दी गई छूट पर होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि राज्य
अपनी मर्जी से छूट दे रहे हैं जो केंद्र की गाइडलाइंस में शामिल नहीं है। होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि राज्य ने जो छूट दी है, केरल की बात कही है, केरल ने जो छूट दी है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए लेटर के बाद केरल सरकार अपने आदेश में बदलाव तो ला सकती है, लेकिन उनके जो टूरिज्म मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि कम्युनिकेशन में कुछ गलतफहमी हुई है, हम जो कुछ कर रहे हैं केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक कर रहे हैं और कुछ ही घंटों में ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। आपको हम बता दें कि केरल ने अपने राज्य को 4 अलग अलग जोन में बांटा है। केरल सरकार ने लॉकडाउन हटाने के लिए भी एक फेज वाइज प्लान तैयार किया है और केरल ही इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना, उसका जो कर्व है वो फ्लैटन भी हो चुका है और नीचे भी आ रहा है, यानी कोरोना काबू में आ गया। वहाँ पर पूरी तरह नहीं है, अभी नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए पार्शियल है, आंशिक है, लेकिन सबसे कामयाब राज्य वही है। संजय, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि केरल ने जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए काम किया है और अब लॉकडाउन पर जो फैसले लिए हैं उस पर केंद्र सरकार का एतराज कितना वाजिब है? मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार को केरल की जो कामयाबी है उसको खुद एम्ब्रेस कर लेना चाहिए और दुनिया के सामने ये कहना चाहिए कि हमारे सूबे में हमने इस तरीके से अंकुश लगाया कोरोना वायरस पे और हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। और इसी तरीके जो केरल का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, पूरे देश भर के अंदर रेप्लिकेट करना चाहिए था। यहाँ पे मुझे कुछ हद तक है ना ये छोटापन दिखाई पड़ रहा है। ये केंद्र साबित करना चाहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में उनको कहीं ज़्यादा समझ और कहीं ज़्यादा ज्ञान है बनस्पत केरल के मुकाबले। अगर आप गौर करें तो केरल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहीं पहले शुरू कर दी थी। अगर कामयाबी रही है तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि उन्होंने पूरी जो लड़ाई लड़ी वो इंक्लूसिव लड़ाई थी, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करा था, उसके पीछे ये कोई सोच नहीं थी। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तबलीगी के इसके पीछे जिम्मेदार है। उनको पता था कहाँ से ये ना कोरोना वायरस आया, क्या हुआ। और आज की तारीख में अगर उनका जो कर्व है अगर वो यूं करके जा रहा है तो उसके पीछे इनकी सोच समझ है। यहाँ पर केंद्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है और आप में इतनी सोच या आप में इतनी परिपक्वता नहीं है कि आप अपने बारे में निर्णय ले सकें। ये मुझे इस बात का सबसे बड़ा अजीब मामला लग रहा है। 2-3 सूबे जहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ, यहाँ पे जो आपका भीलवाड़ा जो मॉडल है वो चारों तरफ हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनको कुछ हद तक फंक्शनल फ्रीडम देनी चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार कुछ हद तक है ना एक है ना पैरामीटर तय कर देगी, पर उसके अंदर अगर ये है कि जो भी कदम उठाया केरल सरकार ने वो अगर कामयाब हुआ है तो व्हाई नॉट, उनको आप दीजिए आज़ादी करने के लिए। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उनकी नाक कटेगी। और ये क्योंकि लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव में जाता है, अगर कोई आप गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ होगा। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, इंदौर के अंदर इस समय पूरा कोरोना वायरस फूटा पड़ा हुआ है और उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि जिस तरीके से सरकार को बदला, जिस तरीके से वहां पर पूरा प्रशासन इसी चक्कर में था, किसका ट्रांसफर हो रहा है, किसकी नहीं हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है कि भोपाल के अंदर, उसका नतीजा ये निकली है कि आप देखिए वहां पे क्या स्थिति। मुझे इस बात का एहसास नहीं है, पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली से उनको चिट्ठी लिखी है कि वहां पे अंकुश लगाएं और करें कि नहीं, जो इन्होंने इसी तरीके की जैसे कलकत्ता में और केरल में भेजी है। मुझे आई वुड लाइक टू नो कि है ना उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहा। जी जी, ये भी दिलचस्प होगा जानना कि मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहा और गुजरात के बारे में क्या कहा। पश्चिम बंगाल और केरल में तो चिट्ठी लिख दी है उन्होंने। बहरहाल खुद मुख्तारी जिसे कहते हैं, फंक्शनल फ्रीडम जिसे संजय कह रहे हैं, ये उन राज्यों को दी जानी चाहिए नहीं, अपने आप में एक केंद्र और राज्य के जो आपसी संबंध होते हैं उस पर भी एक नई बहस छेड़ता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल में है, या जैसे मैंने पहले कहा कि हर स्टेट, हर राज्य की समस्या उसकी अपनी समस्या है, यूनिक है। एक रूपता नहीं थोपी जा सकती कि एक ही किस्म का लॉकडाउन होगा और सब जगह होगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन छूट देने से जुड़ी गाइडलाइंस लागू करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए गए राहत के जो पैकेज हैं, इस मुद्दे पर भी कई राज्य ये कह चुके हैं कि केंद्र की मदद इस महामारी से लड़ने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। ब्लूमबर्ग क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र को अभी भी जीएसटी कॉम्पेंसेशन के रूप में 30,000 से 34,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने हैं। केरल ने जब अपने राज्य में लॉकडाउन पर फैसला किया था तब केंद्र ने इस फैसले पर एतराज जताया है।
केरल को केंद्र सरकार की तरफ से राहत के तौर पर महज 157 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि इस वक्त ज़्यादातर राज्य जो हैं वो आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर उनका खर्च कई गुना बढ़ चुका है। इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज नहीं है, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी नहीं है, जिस पर हम चर्चा अपने दूसरे हिस्से में करेंगे। ये ऐसा मानना है। मेरा आखिरी सवाल संजय आपसे ये है कि पहले एक ही तरह का लॉकडाउन लागू करना, फिर लॉकडाउन में रियायतें देना, और इसे जबकि लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है, उस पर एतराज़ करना। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार अब तक एक तरफा फैसले करती आई है? लॉकडाउन से पहले मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली गई, फिर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, फिर जब सलाह के साथ लॉकडाउन में कुछ रियायत देने का फैसला भी किया गया, अब उस पर एतराज़ है। क्या ये एक तरफा रवैया है? मेरे ख्याल से पूरे देश को इस पूरे जिस तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया उससे काफ़ी नुकसान हुआ। अगर आप गौर करें कितने सारे माइग्रेंट्स, इंटरनल माइग्रेंट्स यहाँ हिंदुस्तान में तो करीब 12 करोड़ के आसपास हैं। वो सब है ना एक जैसे भंवर में फंसे हुए, उनको समझ नहीं पा रहा है किस तरीके से निकल पाएँ। कई सारे लोग तो चलना चालू कर दिए। एक सज्जन ने तो 1700 किलोमीटर चल के पहुंचे अपने गाँव। तो ये जो पूरा फैसला लिया गया, ये पूरी सोच समझ के नहीं लिया गया। और यहाँ पर बाद में प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से बात करी और उनकी मेरे ख्याल से राय भी ली गई, और कुछ हद तक है ना जो और सूबों ने जो कामयाबी हासिल करी थी उसके है ना कुछ है ना पहलू भी जोड़े। परंतु ये एक साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर था वो कुछ हद तक यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देखिए, अगर आप अमेरिका की बात बार बार हर चीज़ के अंदर लेते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि वहाँ पर न्यूयॉर्क का गवर्नर है कुमो, और कुमो ने साफ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर मान्य नहीं है, क्योंकि मुझे सूबा चलाने की जिम्मेदारी है। और मैं सोचता हूँ कि अभी यहाँ पर लॉकडाउन नहीं उठना चाहिए। यहाँ पे लोगों को जो आज़ाद बिजनेस खोलने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अब पूरी तरह अंकुश नहीं लगा सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ज़मीन से जुड़ा आदमी होता है उसको पता होता है कि उसको यहाँ पर रियायत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितना पैसा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई आज हो रही है जी उसका परिणाम आगे भी नज़र आएगा। ये पूरे जी पूरे हमारे बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इस समय चौपट हो जी रही है। कई लोगों के आकलन है कि 0% पे आ गया हमारा पूरा ग्रोथ रेट। तो आप किस तरीके से रिवाइव करेंगे, क्या करेंगे? उसमें सब लोगों का को साझीदार बनना पड़ेगा। अगर साझा नहीं करा लोगों ने तो उसके बाद हमारे पता नहीं क्या होगा। ये तो जी। बहुत सोच के भी दहशत होती है। लॉकडाउन के इस दौर में केंद्र सरकार ने जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको कुछ रियायतें तो दी हैं। क्या ये रियायतें हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए दोबारा से चलाने के लिए काफ़ी हैं क्या? केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में राज्यों के अंदर मजदूरों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त दी है, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहे तो ये मजदूर कैसे आ जा सकते हैं? यानी जो मजदूर हैं, जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, वो सिर्फ जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे, उसी राज्य में ही दाएं बाएं जा सकते हैं और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मजदूर हैं या बंधुआ मजदूर हैं, जिनको अपने घर जाने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किए गए सर्वे में हर 10 में से 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्री ने कहा कि वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को रहने की जगह नहीं दे सकती। साथ ही में 4 में से 3 का कहना है कि वो अपने यहाँ काम करने वालों को आने जाने की जो सुविधा होती है वो मुहैया नहीं करवा सकती, ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकती। कंपनियों का कहना है कि मजदूरों की देखभाल का पूरा जिम्मा सिर्फ उन्हीं पर ही आ गया है। वहीं 7% कंपनियों का कहना है कि उनके पास अपने कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की कोई सुविधा नहीं है। लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू भी हो चुका है। लॉकडाउन पार्ट 1 तो बंद हो गया, ख़त्म हो गया, अब पार्ट 2 शुरू भी हो चुका है। कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी के बीच अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से कब किसी आर्थिक पैकेज का ऐलान होगा। एक फेज़ ख़त्म हो चुका है 20 दिन का, दूसरा शुरू हो रहा है, लेकिन आर्थिक पैकेज का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। सरकार की तरफ से जारी 1,70,000 करोड़ के पैकेज को कोरोना वायरस और आर्थिक संकट से लड़ने के लिए नाकाफ़ी माना जा रहा है। जहां बाकी देश अपने जीडीपी का 10% खर्च कर रहे हों, 15% खर्च कर रहे हों, वहां हमारी सरकार ने जो कुछ किया अभी तक नाकाफ़ी माना जा रहा है। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री और जेएनयू के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर अरुण कुमार। सर, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को जिन शर्तों के साथ छूट दी है, क्या इन शर्तों के साथ
आर्थिक गतिविधियां दोबारा से शुरू हो पाएंगी जो जिन शर्तों के साथ छूट दी है? देखिए, ऐसा है, ये सबसे पहले तो हेल्थ इमरजेंसी है, उसके बाद ये आर्थिक इमरजेंसी है। और अभी जो उत्पादन चल रहा है, जो पहले लॉकडाउन में, तो वो 25% से भी कम है। यानी कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट -75% हो गई है। 75% गिरावट आ गई है अगर आप जनवरी के जीडीपी से उसको आकलन करें। और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ही दिक्कत की स्थिति में आ गए हैं। तो सवाल ये है कि उनकी दिक्कत की स्थिति को कैसे कम किया जाए। एक तो ये है कि सरकार उनको खाने पीने की और जो जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मुहैया कराए। दूसरा ये है कि आर्थिक जो मामले हैं वहाँ पे जो खोल कर दे, उसका विस्तार कर दे। तो इस समय सरकार यही कोशिश कर रही है कि आर्थिक स्थिति को खोल दे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पे आ जाएं, बिजनेस शुरू हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि ये हेल्थ इमरजेंसी पहले है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके लिए टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। उतनी इस टेस्टिंग की सुविधा हमारे पास नहीं है। और जो कंडीशंस, जैसे आपने बताया कि जो कंडीशंस लगाई गई हैं कि जो वर्कर हैं वो जो सोशल डिस्टेंस रखेंगे, वो वहीं पे रहेंगे फैक्ट्री में, उनको खाना पीना मुहैया कराया जाएगा, उनका ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। और ज़्यादातर यूनिट्स तो ये कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कुल मिला के स्थिति थोड़ी बहुत ही इससे बेहतर होगी। जैसे कहा गया है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जी। स्कीम को दोबारा शुरू किया जाएगा वगैरह। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी 30 से 40% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था चलेगी। यानी गिरावट अर्थव्यवस्था में अभी भी 60% की रहेगी। तो ये कोई अभी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी कोई सुधार होगा। और खासकर जो गरीब आदमी हैं, जैसे आपने बताया माइग्रेंट लेबर हैं, जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, छोटे छोटे उद्योगों में, अभी लगता है उनके लिए तो सरकार को पैकेज देना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो स्थिति, बिगड़ती स्थिति है, उसको संभालने में अभी सक्षम नहीं होंगे। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से खेती से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको भी राहत दी गई है, लेकिन ये राहत क्या किसानों के लिए काफ़ी है? फसलों की कटाई के लिए किसान इस वक्त मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं। जिन लोगों के खेतों में फसल खड़ी हो चुकी है, कटाई होनी है, वहाँ मजदूर नहीं हैं, क्योंकि मजदूर पलायन कर रहे हैं, कर चुके भी हैं। जिन किसानों की फसल कट चुकी है उनके पास अपने अनाज को मंडियों तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। द कैरावैन की एक रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। रिपोर्ट का कहना है कि सरकार शायद ये भूल गई कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का खाना पहुंचेगा कैसे अगर किसान अपनी फसल को बेच ही नहीं पाएंगे और मंडियां बंद रहेंगी। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि लॉकडाउन के दौरान मंडियों में आने वाले अनाज में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। फल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों पर कोरोना वायरस की दोहरी मार पड़ रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर में तरबूज की खेती करने वाले किसान सिद्धेश्वर और संजय को अपने गांव में मुफ्त में तरबूज बांटने पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी फसल को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिली। कोरोना वायरस उससे जुड़ी अफवाह के कारण पोल्ट्री के जो किसान हैं पहले से ही नुकसान झेल रहे हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जो कदम सरकार ने उठाए हैं, क्या आप उसे काफ़ी मानते हैं किसानों के लिए, जो कृषि क्षेत्र है? नहीं, जैसे आपने बताया कि किसानी में होता क्या है कि फसल आती है, कटती है, फिर उसका ट्रेड होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट क्योंकि बंद है, तो इसलिए वो मंडी तक नहीं पहुंच रही है। मंडी नहीं पहुंच रही है तो जो किसान हैं, उनको खासकर जो पेरिशेबल हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो खेत में ही सड़ जा रहे हैं या बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो जा रहे हैं। और जो ग्रेन है, जैसे कि गेहूं है, वो जो आएगा तो वो तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है, उसको कैश चाहिए होता है, तो वो चाहता है कि वो बेच दे, और वहाँ पे दाम क्रैश कर जाते हैं। तो ये एक भारी समस्या है किसान के लिए। एक तो वो फसल कैसे काटे और दूसरा उसको जो है कैसे बेच पाए। लेकिन जो सरकार है, उसके पास इस समय 50 मिलियन टन के अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार हैं, जो वो शहरों में बांट सकती है और धीरे धीरे प्रोक्योर करे। तो हमने ये सुझाव दिया है पिछले 1 महीने से कि एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट और एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें सरकार प्रोक्योर करे, जो सामने आए उसको प्रोक्योर करे और उसको शहरों में बांटे। और उसके लिए इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी बसें खाली हैं, आर्मी की ट्रक्स हैं, पुलिस की ट्रक्स हैं,
उनका इस्तेमाल करके जो गांव से सामान निकाल के, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ हो, वो निकाल के भंडारण करे और उसको जो है फिर जी शहरों में जी जी डिस्ट्रीब्यूट करे, तो दोनों की समस्या जो बराबर जो है हल हो जाएगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन उनके लिए बचाव साबित हो रहा है जिनके पास नौकरी है, सेविंग्स है, महीने भर का राशन फ्रिज में पड़ा है, जिनके पास घरों में जगह है ताकि वो अपना वक्त आराम से गुजार सकें। लेकिन इस लॉकडाउन ने उनके लिए और मुसीबतें खड़ी कर दी हैं जो बेघर हैं, जिनकी सेहत पहले से ही खराब है और जो भूख का सामना इस महामारी के शुरू होने से पहले से ही कर रहे थे। नोटबंदी की वजह से जो नौकरियां गई, एक कारण वो भी था। लॉकडाउन के पक्ष में तर्क दिए जाता है कि ये लॉकडाउन तब तक लागू रहना चाहिए जब तक इसका इलाज या वैक्सीन नहीं ढूंढ लिया जाता। रिपोर्ट कहती है ऐसा जब होगा तब भी ये सुविधा पहले मिडिल और अपर मिडिल क्लास को मिलेगी, जैसे उन्हें टेस्टिंग जैसी सुविधाएं पहले से मिल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस भी शायद दूसरी बीमारियों की तरह गरीबों की बीमारी बन के रह जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि इस बीमारी ने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया है, जबकि हर साल 10 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों की मौत डायरिया, टीबी जैसी बीमारियों से हो जाती है। ये तो जो सर दूसरी बीमारियों का जिक्र है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज और इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज जो दूरगामी है, उसका ऐलान क्यों नहीं किया गया? आपकी निगाहों में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था 75% गिरावट में है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है वो भी जो 80-90% ये गिरावट में होगा। इस समय सरकार के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ नोट प्रिंट कर सकती है, और यही स्थिति स्टेट्स की है, यही स्थिति सेंटर की है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक सर्वाइवल पैकेज दिया जा सकता है, इस समय कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया जा सकता है। हम जनता जी कैसे सरवाइव करेगी, उनके पास खाने पीने की वस्तुएं कैसे होंगी, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस फेल ना करें, जिससे कि जब जी वो लॉकडाउन जी जो है का रिलीफ हो तो उस समय बिजनेस स्टार्ट हो तो नौकरी मिले। तो इस समय जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी गंभीर है क्योंकि जी उत्पादन सर। तो हो ही नहीं रहा है। जब उत्पादन नहीं होगा तो रिसोर्सेज नहीं जी होंगे, और जो रिसोर्सेज नहीं होंगे जी तो वो जो है फिर परेशानी होगी। तो इस समय सरकार को एक सर्वाइवल पैकेज देना चाहिए जिसमें सबका खाने पीने का ध्यान हो, एसेंशियल चीजें हैं, मेडिकल है, उसका ध्यान हो, और उसके जी बाद फिर जी बिजनेस जी फेल ना करे जिससे कि रिवाइव हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर अरुण कुमार, अपना समय हमें देने के लिए। ये हकीकत है कि इस वक्त जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो खस्ता है, लेकिन सरकार के पास, अरुण कुमार जी कुछ और कह रहे हैं, सरकार के पास संसाधन हैं, अगर वो चाहे तो दे सकती है। प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड भी है, उसके अलावा रिजर्व बैंक से भी लिए गए हैं। रिजर्व बैंक के और भी रिजर्व फंड्स होते हैं जो इमरजेंसीज के लिए ही होते हैं, और ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसका सामना हमने पहले कभी नहीं किया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में तीन लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। लिंचिंग जिसे हम कहते हैं, जिसका चलन अभी पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल से ही शुरू हुआ है। मरने वालों में एक 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे। ये साधु थे जो अपने गुरु की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए, उनके क्रिमेशन में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे। लोगों ने इन तीनों की पिटाई बच्चा चोरी और किडनी चोरी की अफवाह के कारण की। अभी अफवाहें कौन फैलाता है, कहाँ से चलती हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये तीनों एक कार से सूरत में अपने गुरु, जैसे मैंने आपको बताया, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जब पुलिस इन्हें बचाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया, और जिस तरह की वीडियोस दिख रहे हैं, पुलिस बिल्कुल हेल्पलेस है, लाचार है। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इसको शुरू से ही एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब पता चला कि हमला करने वाले, पीटने वाले कौन थे, वो मुसलमान नहीं थे, तब से अफवाह फैलाने वाले चुप बैठे हुए हैं। पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से बात की, गृह मंत्री से, और कहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित शाह ने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि ऐसा कैसे हुआ, न जाने मतलब निगाह रख रहे थे वो। तो उनको बताया गया कि सब इसको ठीक संभाल लिया जाएगा और दोषियों को सज़ा मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि नफ़रत का ये जिन जो है, लिंचिंग, जो हमने पहले नहीं देखी थी, नफ़रत का ये जिन, इसकी शुरुआत किसने की थी? और अब नफ़रत का ये जिन क्या बोतल से पूरी तरह बाहर आ चुका है, या अभी भी उसे बोतल के अंदर रखा जा सकता है, या अभी भी बोतल ही में है? ये सबके लिए सोचने का वक्त है, प्रधानमंत्री के लिए भी, सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी जो सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को तुरंत मान लेते हैं।
आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।